अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो खुशबू इंसान के किरदार, अखलाक और अमल की है वो दुनिया के किसी इत्र में नहीं है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस उर्दू ऑनलाइन क्लास में आप तमाम का खैर मकदम है। आज हम आपकी दरसी किताब का सबक नंबर 7 जिसका उन्वान है ज़िल्ले सुबहानी का मुताला शुरू करने जा रहे हैं। आज हम हिस्सा अव्वल का मुताला करेंगे जिसके मुसन्निफ़ा है एक खातून, उनका नाम है जिलानी बानो। तो आइए मुसन्निफ़ा का तारुफ देख लेते हैं। मुसन्निफ़ा का नाम जिलानी बानो है। उनकी तस्वीर आप देख सकते हैं। उनकी पैदाइश 14 जुलाई सन ईस्वी 1936 में यूपी के एक शहर बदायूं में हुई। आपकी मारूफ तहरीरें रोशनी के मीनार, जुगनू और सितारे और नगमे का सफ़र है। ये कहानी भी बड़ी दिलचस्प अंदाज में जिलानी बानो ने पेश की है कि जिसमें ज़िले सुबहानी जो बादशाह होते हैं वो तरह तरह की फरमाइशें करते हैं, जिसकी वजह से दरबारियों के सामने उनकी फरमाइशों को बजा लाना एक चैलेंज होता है और उसके लिए वो पूरा दरबार में भगदड़ मच जाती। जो भी वो फरमाइश करते हैं वो करने के लिए पूरे दरबारी भाग दौड़ में लग जाते हैं। तो आइए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में एक गीत के साथ होती है कि सारे गामा पाधानी। ज़िले सुबहानी भैरवे के सुरों पर पलके झसकाने लगे। महल का बूढ़ा मौसीकार आज अपने उजरे के बजाय ज़िले सुबहानी की ख्वाबगाह के नीचे बिठाया गया था ताकि पौ हिस्से से पहले भैरवे के सुरों पर ज़िले सुबहानी को जगा सके। हुआ यूँ कि कल दरबार आम में महल के एक शायर ने निकलते सूरज के हुस्न पर इतनी दिल नशीन नज़्म सुनाई थी कि जहाँ पनाह ने निकलते सूरज का हुस्न मुलाहिज़ा फरमाने का इरादा ज़ाहिर किया था। इस खबर के आम होते ही सारे मुल्कों में तहलका मच गया। दरबार आम में यक झरोके से नज़र आने वाले दरोबाम को खूबसूरत बनाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। बाज़ ऊंचे पुराने मकानों को गिरा देना पड़ा ताकि ज़िले सुबहानी सूरज के हुस्न को किसी रुकावट के बगैर देख सके। पुरानी सड़कों और बदसूरत इमारतों पर रंग किया गया। महल के सामने गुजरने वाली ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए पुलिस के खुसूसी दस्ते सारी रात इंतज़ाम में मसरूफ़ रहे। तो महल में दरबार में एक महल के शायर ने निकलते सूरज पर इतनी दिल में उतरने वाली नज़म सुनाई थी कि वो सुनकर ज़िले सुबहानी ने बादशाह ने निकलते सूरज का नज़ारा करने का हुक्म दे दिया कि हम निकलते सूरज को देखना चाहते हैं। तो उसके लिए इंतज़ाम हुआ कि जो महल का जो मौसीकार था, जो गीत गाने वाला था बूढ़ा, उसको अपने उजरे के बजाय ज़िले सुबहानी की ख्वाबगाह के नीचे बैठाया गया ताकि अंधेरा ख़त्म होने से पहले उजाला आने से पहले उसके सुरों से ज़िले सुबहानी को जगा सके। और ये खबर जैसी आम हुई तो सारे मुल्क में तहलका मच गया। दरबार की यक झरोके ने जो दरबार के आसपास की जो खूबसूरत दरोबाम थे उनको खूबसूरत बनाने की कार्रवाई शुरू हो गई। बाज़ ऊंचे और पुराने मकानों को गिरा देना पड़ा ताकि ज़िले सुबहानी सूरज के हुस्न को किसी रुकावट के बगैर देख सके। पुरानी सड़कों और बदसूरत इमारतों पर रंग पेंट करने लगे। महल के सामने से गुजरने वाली ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए पुलिस के खुसूसी दस्ते सारी रात इंतज़ाम में मसरूफ़ रहे। पूरी रात जो पुलिस के ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए वो लोग पूरी रात मसरूफ़ रहे। फिर जब जुल्फ़े शब कमर तक लहराने लगी तो बूढ़े मौसीकार की आवाज़ के अंधेरे में एक नन्हे से दीपक की तरह लो देने लगी। सारे गामा पाधानी। भैरवे के साथ कोमल सुर मिलकर एक रस सागर बने और सारे महल में बहने लगे। भैरवे के सुर का ये संबोधन सिंगार रूप अंधेरे में झिलमिलाने लगा तो गहरी तारीकी में लिपटा हुआ सूरज भी जैसे बेकुल हो उठा और ज़िले सुबहानी ने अपने पास लेटी हुई औरत को लात मार के सोने के नक्शी छपरकट से धकेल दिया और ज़ोर से चिल्लाए। तो फिर जब जुल्फ़े
शब कमर तक लहराने लगी। इसका मतलब कि भाई जब अंधेरा धीरे धीरे ख़त्म होने लगा और जैसे ही उजाला होने लगा तो बूढ़े मौसीकार की आवाज़ पूरे महल में गूंजने लगी और जैसे उसकी आवाज़ ने पूरे महल के अंधेरे में एक दीपक का, एक चिराग की लौ की तरह का काम किया और पूरे महल को रोशन कर दिया। फिर उसके जो 7 सूर थे, जो सूर होते 7, वो 7 सूर मिलकर एक रस सागर बना, एक सागर, एक प्याला बना और सारे महल में बहने लगा। समंदर, सागर के पानी है समंदर, तो पूरे महल में बहने लगा और उसका जो सूरों का जो सागर था वो एक सिंगार की तरह अंधेरे को दूर किया और झिलमिलाने लगा। और गहरी तारीकी में लिपटा हुआ सूरज, जो सूरज अभी तुलू नहीं हुआ था, गहरी तारीकी में था, अंधेरे में था, वो भी जैसे बेकुल हो उठा और जिले सुबानी ने अपने पास लेटी हुई औरत को लात मारकर उसको छप्परकट से धकेल दिया और ज़ोर से चिल्लाए। ये कैसा शोर है? जिले सुबानी आज हुजूर के हुक्म के मुताबिक महल का बूढ़ा मौसीकार आलीजा को सुबह का राग गा कर जगा रहा है ताकि आलीजा निकलते सूरज का खूबसूरत नज़ारा कर सकें। तो क्या सूरज निकल गया? उन्होंने गुस्से में रेशमी तकिए को पीट डाला। जी जी हुजूर, अब निकलना ही चाहता है। असल बात यह है कि सूरज तो अभी महल से बहुत दूर था, मगर बूढ़े मौसीकार की गुनगुनाहट ने चारों ओर एक जोत सी लगा दी थी। सारे गामा पाधानी। नहीं, जब तक हम उसे देखने के लिए तैयार नहीं हो जाते सूरज नहीं निकल सकता। जो हुक्म आलीजा। वज़ीर आज़म ने दोनों हाथ से ढीली ढाली पतलून को ऊपर सरकाया, साये की तरफ झुके और फिर उल्टे पैर होम मिनिस्टर के पास दौड़े। तो जिले सुबानी ने नींद में से जागे और औरत को लात मार कर जगा दिया और कहा कि ये कैसा शोर है। तो उनको कहा गया कि जिले सुबानी, आज आपके हुक्मों के मुताबिक बूढ़े मौसीकार को आपको जगाने के लिए आपके ख्वाबगाह में से लेटाया गया था ताकि आप जल्दी से जागकर निकलते सूरज का खूबसूरत नज़ारा कर सकें। तो जिले सुबानी कहते तो क्या सूरज निकल गया? गुस्से में कहते हो, क्योंकि नींद में से एकदम ही उड़ जाते और गुस्सा आ जाता है। तो दरबारी कहता है, जी जी हुजूर, अब निकलना ही चाहता है। असल बात यह है कि सूरज तो अभी महल से बहुत दूर था, मगर बूढ़े मौसीकार की गुनगुनाहट ने चारों और एक रोशनी फैला दी थी, एक जोश सी लगा दी थी। तो जिले सुबानी कहते कि नहीं, जब तक हम उसे देखने के लिए तैयार नहीं हो जाते सूरज नहीं निकल सकता, है ना। जिले सुबानी का हुक्म था कि जब तक हम तैयार नहीं हो सूरज नहीं निकलेगा। तो दरबारी कहता है, जो हुक्म आलीजा। और फिर वज़ीर आज़म कहता है कि जो हुक्म आलीजा, और अपने दोनों हाथों से अपनी ढीली ढाली पतलून को ऊपर सरका करता है और साई की तरफ झुककर और फिर उल्टे पैर होम मिनिस्टर के पास दौड़ता है और कहता है कि सरकार का हुक्म है कि जब तक वो तैयार ना हो जाए आज सूरज ना निकले। हाय, ये कैसे हो सकता है? होम मिनिस्टर ने अपनी गंजी चंदिया पर हाथ फेर के कहा और फिर कुछ सोचकर वो सर पाँव पर रखकर भागे कल्चर ऑफिसर के मिनिस्टर के पास। भाई, ये चांद सूरज सितारे तो सब कल्चर ऑफिसर के मिनिस्ट्री के तहत आते हैं ना। चांद सूरज सितारे, हाय अल्लाह, ये क्या कह रहे हैं आप? कल्चर ऑफिसर की मिनिस्टर एक खातून थी जो दिन रात अपनी मिनिस्ट्री में मसरूफ़ रहती थी, यानी आईने के सामने बैठी अपनी भवें पलके और जुल्फ़े संवारा करती थी। तो जैसे ही उन्होंने हुक्म दिया कि भाई जब तक मैं तैयार ना हो जाऊँ सूरज नहीं निकलेगा, तो वज़ीर आज़म ने होम मिनिस्टर के पास जाकर कहा। फिर वो होम मिनिस्टर ने जैसे सुना तो वो भी ताज्जुब में हो गए कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो फिर वो भी अपनी जो गंजी चंदिया यानी अपनी जो टाल थी, उनका सर जो था वो गंजा था, उसको उस पर हाथ फेरा और फिर सर पर पाँव रहने बहुत तेज़ी से कल्चर ऑफिस के मिनिस्टर के पास भागे। कल्चर ऑफिसर यानी जो कुदरती चीज़ों की देखभाल करता है, वो ऑफिसर के उसके मिनिस्टर के पास गए और कहा कि सब तो उनके मातहत आते हैं, यानी उनके हिस्से में आते हैं, वो लोग उसकी देखभाल करते हैं कल्चर ऑफिसर। और जो कल्चर ऑफिसर थे वो एक खातून थी जो दिन रात अपनी मिनिस्टर में मसरूफ़ रहती थी, यानी हमेशा आईने के सामने बैठी अपनी भवें पलके और जुल्फ़े संवारा करती थी। हाँ हाँ बिल्कुल है, होम मिनिस्टर ने पाँव पटक कर कहा।
चाँद, सूरज, सितारे ये सब स्टेज ड्रामों और कल्चर प्रोग्रामों ही में तो काम आते हैं। मैं जिले सुबानी का हुक्म है कि आज जब तक वो तैयार ना हो जाए सूरज ना निकले। वो अल्लाह। कल्चर ऑफिस की मिनिस्टर ने कमर पर हाथ रखा और उंगली नाक पर टिकाई। निकलते सूरज को मैं कैसे रोकूंगी जी? मत रोको, अपनी मिनिस्टर से भी हाथ धो लो। सूरज की भाग दौड़ कल्चर ऑफिस के मिनिस्टर को सौंप कर वो दौड़े दूसरे इंतजामात की देखभाल करने लगे। अब क्या करूं? श्रीमती मिनिस्टर ने दिल पर हाथ रखकर सोचा और फिर उन्हें एक तरकीब सूझी। अभी फिल्म डिवीज़न वालों को फ़ोन करती हूँ कि निकलते सूरज की एक फ़िल्म लाकर महल के सामने दिखा दे। तो जैसे ही वो खातून जो कल्चर ऑफिसर की मिनिस्टर थी उसको एक खबर मिलती है तो वो भी ताज्जुब में पड़ जाती है कि अब मैं निकलते सूरज को कैसे रोक सकती हूँ, ये मेरे हाथ में थोड़ी है। और फिर वो अपने सर पर हाथ रखकर सोचती है और सोचने के बाद फिर उसके जहन में एक तरकीब आती है कि अभी मैं फिल्म डिवीज़न वालों को फ़ोन करती हूँ कि निकलते सूरज की एक फ़िल्म लाकर महल के सामने रख दें। इस तरह की तरकीब उसके दिमाग में आती है। अब वो फिर इत्मीनान से मिरर के सामने बैठकर अपनी लिपस्टिक दुरुस्त करने लगी। इतनी देर में धीमे धीमे भैरवे के सुर दिले सुबानी को 10 नौकरों की मदद से तैयार करवा कर झरोके तक ले आए थे। ख्वाबगाह से झरोके तक तमाम रास्ते को सुर्ख गुलाबों से ढाँप दिया गया था। झरोकों के बीच में सोने की फ्रेम वाली सुर्ख मखमल की गद्दी वाली बड़ी सी कुर्सी बिछी थी। आसपास फ्रांसीसी अत्र में डूबे हुए मोरछल हाथों में थामे 2 खादिमाएँ पत्थर की मूरत बनी खड़ी थी। यानी कि फिर वो खातून ने सोच लिया कि अब फिल्म डिवीज़न वालों को फ़ोन कर दूंगी और वो एक फ़िल्म लेकर निकलते सूरज की फ़िल्म लेकर आएंगे और महल के सामने रख देंगे। और वो फिर इत्मीनान से मिरर के सामने यानी आईने के सामने बैठकर अपनी लिपस्टिक दुरुस्त करने लगी। और इतनी देर में धीमे धीमे भैरवे जो बूढ़ा मौसीकार था उसके सुरों ने जिले सुबानी को 10 नौकरों की मदद से तैयार करना शुरू कर दिया और उनकी ख्वाबगाह से झरोके तक तमाम रास्ते को सुर्ख गुलाबों से ढाँप दिया गया। यानी महल से लेकर तो जहाँ तक जिले सुबानी जहाँ बैठकर सूरज का नज़ारा करने वाले थे वहाँ तक सब रास्ते को सुर्ख गुलाबों से लाल गुलाबों से ढाँप दिया गया। और झरोकों के बीच में सोने के फ्रेम वाली सुर्ख मखमल की गद्दी वाली बड़ी सी कुर्सी बिछी थी जिस पर जिले सुबानी बैठने वाले थे। तो वो फ्रेम सोने के फ्रेम वाली मखमल की गद्दी वाली कुर्सी वहाँ बिछा दिए। और आसपास फ्रांसीसी बाहर के जो फ्रांस के इत्र थे, इत्र में डूबे हुए मोरछल कहते हैं एक मोर के पंख का एक पंखा जैसा बना हुआ होता है, उसमें मोर के पंख लगे होते हैं। पहले ज़माने में बादशाह जब कुर्सी पर बैठता था तख्त पर तो 2 खादिमाएँ 2 नौकर दाएं और बाएं रहते थे और वो मोरछल हिलाते रहते थे पंखा ताकि मक्खी वगैरह उनको से बादशाह की सलामत को कोई छू ना सके, मक्खियाँ वगैरह। तो उसी तरह 2 नौकरानी या खादिमाएँ मोरछल लेकर पत्थर की मूरत बनी खड़ी थी, यानी वो अपना काम कर रही थी। तो अजीज़ तलबा तालिबात हिस्सा अव्वल का यहीं तक हम मुताला करेंगे और इंशाअल्लाह आइंदा वीडियो में हिस्सा दुआ की मुताला शुरू करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।